नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में कभी-कभी फॉरेन एक्सचेंज जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे कंफ्यूजन्स उनके अंदर रहते हैं। कंफ्यूजन रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी क्या सेम होती है, और क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, डिमांड कहाँ से आता है फॉरेन एक्सचेंज का, सप्लाई कहाँ से आती है फॉरेन एक्सचेंज की, होता क्या है ये दोनों, डिफरेंस क्या है इनका, इक्विलिब्रियम क्या होता है, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, और दूसरी बड़ी बात, जब डिमांड बढ़ती है तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब पे इफेक्ट क्या होता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को बताने के लिए, आपके सारे सॉल्यूशंस को देने के लिए ये रहा एक वन शॉट वीडियो। लास्ट टाइम मैंने आपको गवर्नमेंट बजट बताया था और इस बार मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज बताने वाला हूं। तो 30-40 मिनट की क्लास होगी, लेकिन ये जो 30-40 मिनट की क्लास होगी, मैं बता रहा हूं कि इससे बढ़िया क्लास आपने कभी देखी भी नहीं होगी। मजा आने वाला है और लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को कवर अप करेंगे। टाइप्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट के, कैसे ये होता है, कैसे चेंजेस आते हैं, और ये मार्केट पूरी दुनिया का कैसे चलता है, सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो क्लास नोट्स रहेंगी वो चाहिए, और पीपीटी चाहिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर मुझे इस पीडीएफ को चाहिए, पीपीटी को चाहिए। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे में आने वाले ऐसे ही सारे चैप्टर्स का वन शॉट लेकर के आऊं। और एक बार और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला चैप्टर मैं कौन लेकर के आऊं। तो बेसिकली ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट, चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं कि सर फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल टर्म में अगर बताऊं, तो फॉरेन एक्सचेंज कुछ और नहीं, फॉरेन करेंसी ही होती है। विदेशी मुद्रा को ही हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अगर मैं और क्लेरिफाई करूं, तो इंडियन रुपी जो होता है, ठीक है, जो इंडियन रुपी होता है, ये क्या है, ये हमारा इंडियन करेंसी है। ये हमारा इंडियन करेंसी है, हमारी मुद्रा क्या है, इंडियन रुपी, जिसका साइन क्या है, ये। ठीक है, उसी तरह इसको छोड़ करके, इंडियन करेंसी को छोड़ करके, पूरी दुनिया की जो भी मुद्रा है, किसी भी देश की हो, चाहे हमारे अमेरिका का डॉलर हो, या फिर यूके का पाउंड हो, या फिर कुवैत का दिनार हो, या फिर यूरोपीय यूनियन का यूरो हो, ये सारी चीजें और भी जितने देश हैं, सारे देशों की करेंसीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए हो जाती है। तो जब भी आप इस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझिएगा, तो समझिएगा कि फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला कंफ्यूजन। अच्छा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर है, सिंगापुर का भी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर। ठीक है, अब समझिए कि पूरा दुनिया में हम लोगों को फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, और इस फॉरेन करेंसी में भी हम लोगों को क्या चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए, अमेरिका का डॉलर चाहिए। तो हमें फॉरेन अमेरिका का डॉलर क्यों चाहिए, ये मुद्दा आपको समझना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ठीक है, पोस्ट 1945, जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, एक जगह है ब्रिटेन वुड्स। ठीक है, क्या है, ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स एक जगह है अमेरिका में, और वहां पे एक मीटिंग होती है जहां पे बहुत सारे देश के क्या रहते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले रहते हैं। ठीक है, उनके प्रेसिडेंट ये सब वगैरह रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में लगभग 3 संस्थाओं को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम उस वक्त कुछ और रहता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका भी नाम कुछ और रहता है। तीसरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 3 चीजों को स्टैब्लिश किया जाता है कि
जो हमारी इकोनॉमी है, वर्ल्ड वॉर टू इतना ड्रास्टिक था कि पूरे यूरोप की इकोनॉमी लगभग खत्म हो चुकी थी, ठीक है, ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके थे। तो इस यूरोप को रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो देखा गया कि पूरे इस वर्ल्ड वॉर में ऐसी कौन सी विदेशी मुद्रा थी या फिर कौन सी इकोनॉमी थी जो एकदम नहीं डगमगाई, जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो कौन था? वो था अमेरिका। देखा गया कि अब तक के इतिहास को देखा जाए तो अमेरिका की विदेशी मुद्रा जो है, डॉलर जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आज इस पेन का दाम $1 है तो 2 दिन बाद इसका दाम $10 हो जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब स्टेबल है, ठीक है। और क्योंकि स्टेबल है तो कहा गया कि जब जो हमारा ट्रेड होगा, मतलब कि व्यापार होगा, उसमें हम लोग डॉलर को एक्सचेंज करेंगे। मतलब क्या करेंगे? अगर मुझे अमेरिका से कुछ खरीदना है या फिर मुझे चाइना से कुछ खरीदना है तो मैं डॉलर में खरीदूंगा। चाइना को पाकिस्तान से कुछ खरीदना है तो वो डॉलर में खरीदेगा। तो अब जो पूरा व्यापार है, जैसे हम लोग के भारत में व्यापार होता है रुपए में, तो पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार होगा, ट्रेड होगा, दैट विल ओनली गो विद डॉलर। तो डॉलर क्या हुआ? सबसे स्टेबल करेंसी हुआ। और सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी का होना एक अलग चीज है। सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी और सबसे कॉस्टली करेंसी कौन है? कुवैत का दिनार है। लगभग जो है दिनार, वो 250-300 रुपए के बराबर है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से यूएस डॉलर को कहा गया कि फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्राएं हैं, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से आ जाता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है विदेशी मुद्रा, और इस विदेशी मुद्रा में इसका मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी। और इस फॉरेन करेंसी में बाबू हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डॉलर। और रेट का मतलब क्या होता है? आप जाते हैं तो बोलते हैं भैया टमाटर किस रेट का है? तो कहता है भैया 1 kg टमाटर जो है आपका 100 रुपए किलो है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो है कि डॉलर का रेट क्या है। और ये लिखते कैसे हैं? अभी के हिसाब से देखें तो $1 लगभग 84 रुपए के बराबर है, और ये ऐसे लिखाता है। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा डोमेस्टिक करेंसी। इंडिया के टर्म में इंडियन करेंसी लिखाता है, पहले डोमेस्टिक करेंसी लिखाता है, फिर किसके रेट में आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो डॉलर के फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर पूछा जाए कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे इट इज द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन ठीक है करेंसी इज एक्सचेंज्ड इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कि विदेशी मुद्रा जो है, 1 यूनिट विदेशी मुद्रा का हमारे डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से किस तरह से एक्सचेंज रेट पे है, ठीक है। और अभी का देख लें तो 84:1, मतलब $1 अगर हमको खरीदना है तो 84 रुपए हमें देना पड़ता है, ठीक है। ये स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका डेफिनेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट का। अच्छा, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कितने तरह का होता है? तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो डिटर्मिनेंट होते हैं, कि कौन डिटरमाइंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है कितना होना चाहिए। कोई तो होगा कि $1 जो है 84 रुपए का होगा, क्या कैसे पता चलेगा? तो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो 2 तरह से डिसाइड होता है। एक तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, दूसरा जो है मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है।
जब सरकार डिसाइड करती है इसको, ठीक है, कि एक जो है हमारा $1 कितने रुपए का होगा, अगर ये डिसाइड करना रहे और सरकार जब डिसाइड करती है या फिर आरबीआई सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, तो हम लोग इसको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और जब हमारा मार्केट करता है, जो बाजार है, बाजार में हमारे करेंसी को देखते हुए, उसकी जरूरतों को देखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए जब बाजार खुद डिसाइड कर लेता है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, और अपने हिसाब से रेट चेंज होते रहेगा कि अगर डिमांड ज्यादा है तो रेट क्या है, थोड़ा कम रख सकते हैं, डिमांड कम है तो रेट ज्यादा रख सकते हैं, सप्लाई कम है तो भी उसको देखना पड़ेगा, ज्यादा रख सकते, सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा रख दो, सप्लाई ज्यादा है कम है तो रेट को कम कर दो, तो ये देखना पड़ेगा। तो कहता है कि जब मार्केट डिसाइड करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्लेक्सिबल, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। इसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को बाबू हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पेगिंग एक्सचेंज रेट या फिर पेग्ड एक्सचेंज रेट, जहां पे क्या किया जाता है, हमारे करेंसी को पेग्ड कर दिया जाता है, एक फिक्स्ड कर दिया जाता है। अच्छा, इसी में अब चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं थोड़े और एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, इसको कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे अभी जो है 84 रुपए में हमको $1 मिल रहा है। गवर्नमेंट कहेगी कि $1 में 84, $1 जो है 84 रुपए में मिल रहा है, हम इसको क्या करते हैं, हम जो है इसको गिरा करके कितना कर देते हैं, हम इसको गिरा करके कर देते हैं 80 रुपए में $1। फिर किसी दिन गवर्नमेंट का मन किया कि हम इसको क्या कर दें, हम इसको कर देते हैं 85 रुपीज में $1। अरे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रही है बाबू कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो गवर्नमेंट अगर एक्सचेंज रेट को, हमारे एक्सचेंज रेट में ये क्या हुआ, पहले $1 84 रुपए का था, अब ये $1 80 रुपए का हो गया। मतलब अगर हम अमेरिका से हमको कुछ मंगाना है, ठीक है, और वो $4 का था, तो हमें पहले कितना देना पड़ता था, हमें 84 इंटू 4 कर देना, $4 का था तो $1 84 रुपए का है, तो 84 इंटू 4 तो आपका हो जाएगा कितना, 16 और 33 हो जाएगा, 336 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसको $1 को 80 रुपए कर दिए, तब मुझे कितना देना पड़ेगा, 320 रुपए देने पड़ेंगे, 320 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था करेंसी का वो थोड़ा बढ़ाया गया, हमारे वैल्यू को क्या किया गया, बढ़ाया गया ना भैया। नहीं तो वो लोग बोलते हैं अरे यार हम $1 फेंकेंगे तुम्हारे 84 रुपए तुम्हारे तुमसे ले लेंगे, अब $1 फेंकेंगे तो 80 रुपए नहीं ले पाएंगे, तो हमने अपने वैल्यू को बढ़ाया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन। और जब हम अपने करेंसी को घटा दिया, अपने करेंसी की वैल्यू को हमने घटा दिया, पहले 84 रुपए देने पड़ते थे $1 के लिए, अब $1 के लिए 85 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब कि हमने अपने वैल्यू को गिरा दिया। इसको हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन, ठीक है, यहां पे जगह थोड़ी कम है, डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि सरकार ने ये किया है। और डीवैल्यूएशन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट, सरकार उसको करती है, इसको कहते हैं हम लोग डीवैल्यूएशन। और यही काम, ठीक है, यही काम मान लो 84 रुपया जो है $1 के बराबर था, इसी काम को क्या किया गया, 80 कर दिया गया, ठीक है, $1 का, और 85 कर दिया गया $1 का। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मार्केट ने किया है, मार्केट के जो फोर्सेस हैं,
डिमांड एंड सप्लाई, उन्होंने हमारे डिमांड कितना रुपीस का डिमांड है, कितना डॉलर का डिमांड है, डॉलर की सप्लाई कितनी है, वो देखते हुए जो है इंडियन वैल्यू को किया गया, मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, और इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में क्या अंतर है, तो एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी विच इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस। कि मार्केट फोर्स ने देखा कि भैया डिमांड जो है इंडिया में डॉलर की क्या है, इंडिया में डॉलर की जो डिमांड है वो कम है, तो डॉलर की वैल्यू कम हो गई। जहां 84 रुपए देने पड़ रहे थे, 82 रुपए दे रहे हैं, मतलब हमारी करेंसी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम लोग एप्रिशिएट किए। और डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एंड दैट इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस, यहां पे गवर्नमेंट द्वारा। अगर 2 बार भी इस डेफिनेशन को सुनना होगा, लिखना होगा तो लिख लेना। ठीक है, तो चलो अगर मैं आपके लिए लिख ही देता हूं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन क्या है, रीवैल्यूएशन इज नथिंग बट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, उसके मुकाबले में हमारी वैल्यू क्या हुई, डोमेस्टिक करेंसी की बढ़ी, विच इज डन बाय, विच इज डन बाय द गवर्नमेंट, याद रखना इसको, विच इज डन बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज रीवैल्यूएशन। ठीक है, कि 84 रुपया था $1 का, ये अब कितना हो गया, 80 रुपया हो गया $1 का, हमारे वैल्यू जो है बढ़ गई। ठीक है, कम पैसा हमारा जाएगा, इंडियन रुपीज अब कम खर्चा होगा। ठीक है, और यही जो है सेम है, क्या है, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में आप लोग सेम लिख देना। ठीक है, बस क्या है, विच इज डन बाई, विच इज डन बाई व्हाट, विच इज डन बाई द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, विच इज डन बाई द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये डेफिनेशन लिखना होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, आप रिवाइंड करके जाके उसको ध्यान से सुन करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलो डिप्रिसिएशन, उसी तरह डिवैल्यूएशन क्या है, डिवैल्यूएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी which is done by the government is known as depreciation, devaluation. And depreciation क्या है, depreciation decrease in the value of domestic currency in term of foreign currency which is done by the market forces is known as depreciation. आता है आपका कभी कभी डिफरेंशिएट करने, तो बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लोग कहां से कहां तक थे, हम लोग जो है यहां तक आ गए। एक आता है बीच का ऑप्शन। ठीक है, बीच में आता है जहां पे थोड़ा गवर्नमेंट भी करती है, ज्यादातर काम मार्केट फोर्सेस करता है, लेकिन क्या करती है गवर्नमेंट भी बीच में करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हुआ। एक होता है आपका मैनेज्ड, ठीक है, एक क्या होता है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। ठीक है, अच्छा मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, FER की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में फिक्स्ड
एक्सचेंज रेट देखा जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है। फिर हमने देखा फ्लेक्सिबल जो कि बस मार्केट फोर्सेस कर रहा है। एक होता है कि आपका मैनेज्ड, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी सरकार को लगता है कि हमको इंटरफेयर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिसिएट कर जाएगी। जब हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिसिएट कर जाएगी तो मान लो $1 खरीदने के लिए हमको 200 रुपए देने पड़े, तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगा, इकोनॉमी हमारी कोलैप्स करने लगेगी, अर्थव्यवस्था खत्म होने लगेगी, दिक्कत आएगा। इसीलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, मैनेज करती है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग हम लोगों ने देख लिया, जिसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। उसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, क्लीन फ्लोटिंग हम लोग किसको कहते हैं, क्लीन फ्लोटिंग कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो नोट्स में जरूर लिखिएगा आपने, ठीक है, और बता भी दीजिएगा कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि क्यों हम लोगों को फॉरेन करेंसी चाहिए। हमें जो डॉलर चाहिए वो क्यों चाहिए, तो डॉलर भैया चाहिए कि अगर तुमको एप्पल का फोन खरीदना है, तो आ रहा है ना 16 मैक्स प्रो आया, अगर 16 मैक्स प्रो खरीदना है तो तुमको डॉलर चाहिए होगा। सर अकाउंट से तो मेरा पैसा कटता है। बाबू आरबीआई क्या करती है, तुम्हारे अकाउंट से मान लो आरबीआई पैसा काट ली रुपए में, लेकिन आरबीआई कन्वर्ट करके किसमें पे करती है, डॉलर में। तो आपको जब इंपोर्ट कराना हो, बाहर से चीजों को मंगानी हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिमांड जो है डॉलर के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए बढ़ती है। ठीक है, जब आपको विदेश में निवेश करना हो, जैसे अंबानी जी हुए, अडानी जी हुए, इनको फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो डॉलर आपको चाहिए, उस वक्त फॉरेन करेंसी चाहिए। या फिर आपको बाहर घूमने का शौक है, बहुत अमीर है, बहुत पैसा है मेरे, ठीक है, बहुत पैसा है, तो घूम के आते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क होकर के आते हैं, तो आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, रुपया थोड़ी दोगे वहां पे। ठीक, उसके बाद स्पेक्यूलेशंस, जिसको जुआ बाजार कहते हैं, कि आज डॉलर खरीद लेते हैं, कल डॉलर अगर महंगा हुआ तो क्या करेंगे, कल डॉलर अगर महंगा हुआ तो बेच देंगे। आज हम 70 रुपए का डॉलर खरीद लेते हैं, अगर कल यही डॉलर 100 रुपए का मिलने लगा तो उसको बेच देंगे, पैसा ही पैसा, लिए भी चाहिए। और गिफ्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, आपका कोई प्रेमी विदेश में पड़ा भरा है, विदेश में रह रहा है, और आपका प्रेम प्रसंग इतना है कि आपको कुछ बेचना है गिफ्ट, अभी तो आप लोगों का कोई नहीं होगा विदेश में, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, डॉलर। तो कहता है कि जब उसके लिए भी डॉलर चाहिए, तो डॉलर का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, डॉलर का ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ग्राफ जो होता है आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, सर ये बता दीजिए। तो ये जो ग्राफ होता है बाबू वो डिक्रीजिंग होता है, एक तो डिक्रीजिंग हुआ, दूसरा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ है, नीचे गिर रहा है, डिक्रीजिंग भी है, और इनवर्स रिलेशन दिखाता है, इनवर्स रिलेशन किसके किसके बीच में, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा इतना पे है, ठीक है, R1 फॉरेन एक्सचेंज रेट है 84 रुपए पे, अगर हमको $1 मिल रहा है, तो मेरी डिमांड कितनी है, मेरी डिमांड है $50 की, कि भैया 84 रुपए का $1 मिल रहा है तो $50 लेते आओ। लेकिन अगर ये जो है बढ़ गया, ठीक है, ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा R2 हो गया, R2 कितना हो गया, R2 जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 90 रुपए का अब $1 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे,
हम जो है क्वांटिटी को Q2 कर देंगे, घटा देंगे कि भैया 90 रुपए हो गए, $40 अब हमको चाहिए, बस। वैसे हजारों करोड़ डॉलर चाहिए रहता है। तो मतलब कि जब हमारी करेंसी, क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से ये बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं जब इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो भी समझ में आएगा कि आपकी जब करेंसी क्या करती है, आपकी करेंसी जब डिप्रिसिएट करेगी, जब डिप्रिसिएशन आपकी करेंसी का होगा, तब आपका जो है क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो ग्राफ है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करता है। वहीं अगर आपका R3 आ जाता, मतलब कि यही जो 90 रुपया है, अचानक से वो क्या हो जाता, अचानक से 70 रुपए का $1 हो जाता, तो क्वांटिटी डिमांड आपका Q3 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो भैया $60 लेते आओ जाओ। मतलब कि जब आपकी करेंसी एप्रिसिएट होगा, आपकी करेंसी का वैल्यू एप्रिसिएशन में जाएगा, तो आप डिमांड फॉर डॉलर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपकी करेंसी डिप्रिसिएट करती है तो डॉलर का डिमांड क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। ये देखिए कहता है कि डिमांड फॉर डॉलर क्या होता है, डिक्रीजेस। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, चलो तुम लोगों के लिए ऐसे कर देता हूं, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रख लो, ठीक है। पेन देख लेता हूं, ब्लू रख लेता हूं, ठीक है। तो कहता है ये क्या हुआ, ये आपकी 74 रुपए था $1 का, 70 रुपए हो गया, मतलब कि हमारा क्या हुआ, एप्रिशिएट किया। तो जब भी हमारा एप्रिशिएशन होगा, ठीक है, जब भी हमारा एप्रिशिएशन होगा तो क्या होगा, आप पहले 74 रुपए $1 का खर्चा कर रहे थे, अब जो है 70 रुपए कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट क्या हुआ, एक्सचेंज रेट घट गया, एक्सचेंज रेट घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि जब एप्रिशिएशन होगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। जब भी आप एप्रिसिएशन होगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, मतलब कि आपका इंपोर्ट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, टूर एंड ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अब डॉलर जो है क्या हो गया, सस्ता हो गया है, डॉलर सस्ता हो गया ना, पहले 74 रुपए देने पड़ते थे, अब 70 रुपए। लेकिन अगर यही फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट घटा था 74 से 70, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिप्रिसिएशन में हो गया, आपकी वैल्यू गिर गई। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, डिमांड जो है वो विल डिक्रीज, और जब डिमांड गिरेगा तो आपका इंपोर्ट भी घटेगा, इन्वेस्टमेंट भी घटेगा। तो जब डिप्रिसिएशन होता है तो क्या होता है, इंपोर्ट घटता है, इन्वेस्टमेंट घटता है, ठीक है। तो मतलब कि मांग, जो टोटल डिमांड है आपकी, वो डिमांड भी क्या होती है, घटने लगती है। तो करेंसी अगर एप्रिसिएट किया तो क्या होगा, डिमांड आपका घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी करेंसी क्या हो गई, एप्रिसिएट कर गई, ठीक है। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, करेंसी अप्रिशिएट करना, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब आपको कम रुपया खर्चा करना होगा डॉलर लेने के लिए, तो आपकी इच्छाएं जो है बढ़ जाएंगी कि डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। उसी तरह जैसे ही आपका करेंसी डिप्रिशिएट किया, क्यों डिप्रिशिएट किया, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब करेंसी डिप्रिशिएट की, डिप्रिशिएट की मतलब कि डिमांड जो है वो आपका क्या होता है, डिमांड जो है आपका गिर जाता है, चाहे वो किसी चीज का डिमांड हो, ठीक है। चलो बढ़िया है, तो ये रहा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड कर्व, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सप्लाई कर्व की, कि सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो सप्लाई क्यों चाहिए होता है, मतलब कहां से आपका डॉलर आता है। तो मान लो हमने कोई सामान जो है अमेरिका में बेचा और अमेरिका वालों को वो बहुत पसंद आता है, तो हम यहां से सामान बेचते हैं, वो लोग जब खरीदते हैं तो वो लोग डॉलर में पे करते हैं, तो हमारे यहाँ डॉलर का क्या होता है, हमारे यहाँ डॉलर का इनफ्लो होता है, आता है डॉलर। जब हम
हम विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है इन्वेस्ट करने, तो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो भी आएंगी तो डॉलर लेकर के आएंगी, रुपए में थोड़ी पेमेंट तो रुपए में करना है ना, तो डॉलर को कन्वर्ट करा देंगी रुपए में। उसके बाद रिमिटेंस, हमारे यहाँ से बहुत लोग बाहर काम करने जाते हैं तो वो अपना घर को, अपने घर को, फैमिली को रिमिटेंस भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। उसके बाद टूरिज्म, जब विदेशी लोग हमारे यहाँ आते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो टूरिज्म के लिए, और वही सट्टा बाजार, स्पेकुलेशंस, ठीक है। अगर सप्लाई कर्व को हम लोग देखें तो सप्लाई कर्व कहता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, मतलब डॉलर का कितना क्वांटिटी डिमांड किया। कहता है मान लो, और ये कैसा होता है, ये इंक्रीजिंग होता है, तो ग्राफ का नेचर क्या है, ग्राफ जो है नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ता है। उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग के साथ है अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसके साथ साथ क्या है, ये मतलब डायरेक्ट रिलेशन बताता है। मतलब कि मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट इस पे है, R1 पे है, और R1 कितना है भैया, R1 जो है हमारा करंट का चल रहा है, 84 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा। कहता है मान लो अगर यही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, R2 पे चला गया, और R2 हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना है, R2 मान लो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये 90 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा। अब जब सप्लाई के लिए सोचना, तो सप्लाई के लिए, जब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब भी दिमाग में आए तो अपने आप को एक विदेशी बना लेना, कि मान लो हम अमेरिका के रहेंगे और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ, 84 रुपया था, अब वो क्या हो गया, 90 रुपीज हो गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा करेंसी डिप्रिसिएट किया, मतलब कि डॉलर क्या हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, डॉलर महंगा हो गया, हमारा सस्ता हो गया। तब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा सामान है वो क्या हो जाएगा, हमारा सामान बाहर में और सस्ता हो जाएगा, हमारा सामान जो है वो चीपर हो जाएगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा सामान सस्ता हो जाएगा, ठीक है। हमारा सामान सस्ता हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना। पहले क्या था, पहले मान लो उन लोगों को $1 में, ठीक है, $1 में मान लो उन लोगों को 1 kg इंडिया में क्या मिलता है, मसाला मिल रहा था, $1 में 1 kg मसाला मिल रहा था। तो $1 जब वो खर्चा कर रहे थे तो इंडिया में कितना, लगभग इंडिया के हिसाब से 84 रुपए कर रहे थे। अब वो $1 करेंगे तो 90 रुपए हमको आएगा। तो एक्सपोर्ट से क्या होगा, हमारे यहाँ की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब वो लोग सोचेंगे यार हम इंडिया में जो है इन्वेस्ट करेंगे तो सस्ता लेबर हमको मिलेगा, $1 खर्चा करेंगे तो 90 लोगों को हम पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे रेमिटेंस भेजना भी क्या हो जाएगा, कि कहते हैं लोग कि देखा ना उनका बेटा विदेश कमा रहे हैं, अरे भैया विदेश कमा रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे वैल्यू, पैसे की वैल्यू उतनी नहीं है वहां पे, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म जब आएगा, वो जो विदेशी हैं वो भी सोचेंगे यार इंडिया में चलते हैं, सस्ता है घूमना, क्यों, क्योंकि $1 से एक्सचेंज करेंगे तो पहले 80 रुपए मिलते थे, अब 90 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, और वही क्या है, स्पेकुलेटिव मार्केट में भी चलेगा यही। तो इसके हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ा तो हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हमारे यहाँ बढ़ता है, मतलब कि डिप्रिसिएशन अगर हुआ, ठीक है, डिप्रिसिएशन अगर हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट का, तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। डिप्रिसिएशन हुआ मतलब सप्लाई बढ़ेगा, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा, डिप्रिसिएशन हुआ, तो उससे सप्लाई हमारा क्या हुआ, सप्लाई हमारा बढ़ा। ये सप्लाई कर्व को देख करके मैं बता रहा हूं। और जैसे ही हमारा घटता है सप्लाई घट जाती है। अगर यहीं पे एप्रिसिएट कर गया, मतलब मान लो 70 रुपए का $1 हो गया, तो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आएगी नहीं, बहुत महंगा हो गया इंडिया,
हमारी चीजें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी, वो लोग भी लेना बंद करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। लोग घूमने भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब 70 रुपए $1 को एक्सचेंज कराएंगे तो 70 रुपए ही इंडिया में खर्चा कर पाएंगे, पहले 90 रुपए खर्चा कर पा रहे थे। 20 रुपए का घाटा होगा तो वो लोग बोलेंगे नहीं भैया इंडिया महंगा हो रहा है। ठीक है, तो सर परफेक्ट समय क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का? जो सप्लाई करने वाला है वो क्या करेगा, सप्लाई करने वाला तो सोचेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता रहे, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे यहां भारत में आता रहे। लेकिन जो डिमांड साइड वाला है कि क्यों हमको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो चाहेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो घटता रहे ताकि डिमांड जो बढ़ती रहे। बहुत कंफ्यूजन है सर, तो कैसे पता चलता है? पता चलता है बाबू इक्विलिब्रियम पे। कहां पे? इक्विलिब्रियम पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर डॉलर। तो डिमांड ऐसे कर्व, सप्लाई कर्व ऐसे, और ये पॉइंट क्या होता है, यही पॉइंट होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो पॉइंट होता है। जैसे अभी इंडिया में 84:1 है ना, तो यही होता है 64:1। मान लो अचानक से ये डिमांड जो है वो क्या हो गया, ये जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज रेट का ये यहां पे बढ़ गया। ठीक है, ये जो डी था ये D1 हो गया। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड जो है वो बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ गया। ये पहले क्या था, ये R1 पे था, 81 रुपया दे रहा था $1 के लिए, तो वो $50 मान लो मंगाया। ठीक है, लेकिन अब जो है डिमांड अगर बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया मतलब क्या हुआ, सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होगा ना, डिमांड बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया तो नया फॉरेन एक्सचेंज क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि डिमांड क्यों बढ़ेगा? डिमांड तब बढ़ेगा जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज डिमांड देखो बढ़ गया मतलब R1 से R2 चल गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब क्या हुआ, अब $1 90 का हो गया, $1 90 का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर गई, डेप्रिसिएट कर गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन जब भी होगा, आ जाओ यहां पे, ठीक है, जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो डिमांड विल डिक्रीज, जो डिमांड है वो कम हो जाता है डॉलर का। डिमांड फॉर डॉलर डिक्रीज मतलब कि इंपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, यही है। और जब यही डिमांड कर गिर गया मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट R3 पे आ जाएगा, R3 आ गया तो क्वांटिटी भी घट जाएगी डॉलर की, और डॉलर की क्वांटिटी, डिमांड क्यों घटेगी, और जब डॉलर की डिमांड घट जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो घट गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट का घटने का मतलब है कि हमारी वैल्यू एप्रिसिएट कर गई, कि 84 रुपए था या फिर 90 रुपए था, अब ये 70 रुपए हो गए $1 के, हमारी करेंसी मजबूत हो गई। तो हमारी करेंसी मजबूत हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड जो है बढ़ेगा, आप ज्यादा एप्पल खरीदने की कोशिश करेंगे, एप्पल आपके लिए सस्ता हो जाएगा ना। फिर पहले उसी एप्पल खरीदने के लिए 84 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 70 रुपए देने पड़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, आप ज्यादा गिफ्ट दे देंगे अगर कोई आपका प्यार रह रहा है विदेश में। तो ये क्या है, ये आपका डिमांड एंड सप्लाई का चेंज है। ठीक उसी तरह सप्लाई का भी चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, जो आपकी सप्लाई है उसकी भी चेंज होती है। ठीक है, चेंज आता है, जैसे मान लो चल भाई तू इधर चल जा। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो ये डिमांड कर्व रहा, ये सप्लाई रहा, सप्लाई बढ़ के यहाँ पे आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट शुरुआत में R1 पे था, ठीक है, और Q1 डिमांड था, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे ही बढ़ गया, ठीक है, और सप्लाई क्या है, सप्लाई ऐसे है, तो सप्लाई अगर मान लो ऐसे बढ़ गया, S1 हो गया, S था पहले फिर S1 हो गया, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ, बढ़ गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब हमारी करेंसी क्या
हो गई, डिप्रिसिएट कर गई। जब हमारी करेंसी डिप्रिसिएट करेगी तो एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है ज्यादा होने लगेगा। तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ, देखो जब हमारी करेंसी डेप्रिसिएट करती है, डेप्रिसिएट जब करती है तो इसका मतलब क्या होता है ये समझो। अच्छा होता क्या है पहले इससे ये समझो। जब ये डेप्रिसिएट की मतलब कि क्या हुआ, 84 रुपए था $1 के लिए, अब ये क्या हो गया 90 रुपए हो गए $1 के लिए। करेंसी हमारी डेप्रिसिएट कर गई। अब जब करेंसी डेप्रिसिएट की तो डिमांड जो है वो क्या होगा, हमारा करेंसी क्या हो गया, करेंसी हमारी डिप्रिसिएट कर गई। तो जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब कि पहले 84 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे $1 के लिए, एक एप्पल खरीदने के लिए, अब जो है एक एप्पल खरीदने के लिए 90 रुपए करने पड़ेंगे। तो हमारा जो इंपोर्ट करने का चीज है, डिमांड है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब कि डिमांड डिक्रीज होता है। और जब करेंसी डिप्रिसिएट कर जाती है तो विदेशियों के लिए भारत क्या होता है, भारत जो है सस्ता हो जाता है। तो हमारे यहाँ सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की, इसकी सप्लाई जो है पैसे की बढ़ जाती है डेप्रिसिएशन करने में। और जब डिमांड कम होता है मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। और इसी के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, वो जो है बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि करेंसी डिप्रिसिएट कर गई। डिप्रिसिएट कर गई मतलब हमारी चीजें बाहर सस्ती पड़ जा रही हैं, अब हमारा चीजें बाहर बिकने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एप्रिसिएट किया तो, अगर एप्रिसिएशन हुआ, अगर एप्रिसिएशन हुआ तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। एप्रिसिएशन हुआ तो डिमांड जो है डॉलर का, ठीक है, मतलब कि हमारे यहां से डॉलर जो बाहर जाता है वो क्या हो गया, डिमांड। एप्रिसिएशन का पहले मतलब समझो, एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, एप्रिसिएशन का मतलब हुआ जो 84 रुपए का डॉलर था अब वो 80 रुपए का हो गया, ठीक है, 80 रुपए का हो गया। मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया है। और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो आपकी सप्लाई क्या होती है, सप्लाई भी कम हो जाती है, मतलब बाहर से पैसा आना कम हो जाएगा क्योंकि इंडियन रुपीस अब क्या हो गई, महंगी हो गई। लेकिन जो हमारा डिमांड है, हमारा जो क्या हो गया, इंडियन रुपीस महंगी हो गई, मतलब कि बाहर का जो डॉलर था वो सस्ता हो गया, तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। और जब डिमांड हमारा बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब डिमांड हमारा, ठीक है, जब हमारा डिमांड बढ़ गया इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट जो है हमारे यहाँ से बाहर जो जाती है वो कम हो जाएगी क्योंकि हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ध्यान से सुनना, और आप लोग जो है कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि ज्यादा नोट्स बना करके समझना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ये आपका सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो लगभग आपको मैंने सारी चीजें बता दी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में चलो, जैसे कि स्पॉट मार्केट क्या होता है, ठीक है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट एक होता है। मान लो, अब समझो मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। मार्केट क्या होता है, मार्केट एक जगह होती है जहां पे बायर खरीदने वाला और सेलर बेचने वाला आता है। जब बायर और सेलर एक जगह पे मिलते हैं उसको हम मार्केट कहते हैं। और जब ये बायर और सेलर एक जगह पे आते हैं, मार्केट होती है, तो वो क्या कहलाता है, दो तरह की मार्केट, एक स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट। जब आपका हाथों हाथ पैसा दिला जाए, ठीक है, हाथों हाथ, हिंदी थोड़ी कमजोर है लेकिन आपको समझने के लिए कि आपको डॉलर खरीदनी है, अब फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है तो भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात होगी, लड्डू खरीदने की थोड़ी जा रहे हैं। तो मान लो तुमको डॉलर खरीदना है, तुम
लेके गए 20,000 रुपए, 20,000 रुपए में जितना डॉलर आ रहा है ये लो 20,000 रुपए बदले में डॉलर दे दो। लेकिन आज अगर मैंने रेट फिक्स किया कि भैया 84 रुपए पे अगर $1 हो रहा है तो आज फिक्स कर लो, ठीक है, आज फिक्स कर लो, और आज से 2 महीने बाद मैं क्या करूंगा, मैं जो है लगभग 1 लाख का डॉलर खरीदूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा और तुमको मैं डॉलर खरीदूंगा। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड मार्केट। मैंने रेट तो अभी फिक्स की लेकिन खरीदूंगा बाद में। अब स्पॉट मार्केट क्या है कि अभी रेट फिक्स हुआ, अभी सारी चीजें हुई और मैं अभी ही खरीदूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सारी चीजें आपको समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, तो ये क्या रहा, ये रहा हमारा डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर। इसके साथ ही आपका ये पीपीटी भी है। पीपीटी में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, देखो सारी चीजें मैंने जो है बाइलिंगुअल रखी है और साथ ही मैंने क्या किया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है 3 मार्क्स के लिए अलग, सारी चीजों को अलग से प्रोवाइड कर दिया है। और ये रहा हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगला चैप्टर कौन लेकर के आऊं आप उसको बता दीजिए, ताकि हम लोग उस पे भी एक अच्छे से डिस्कशन कर सके। बहुत छोटा चैप्टर है यार ये सब, ठीक है, 50 मिनट 40 मिनट मुझे लगता है उतना ये वीडियो भी नहीं गया होगा। नोट्स बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगला चैप्टर कौन है, और ये नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे तब मुझे बताना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं दिखेगा तो मैं वही 2-4 बच्चों के लिए बताऊंगा जो करते हैं, जो देखते हैं, जो कमेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।